नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता और मैं अपूर्व। सभी यंग फ्रेंड्स को हेलो कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। आओ मिलकर सुनते हैं, कुछ खुशियाँ बांटते हैं। युवाओं के सरोकारों का दर्पण नए विचारों का ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। हम युवाओं के लिए ये बड़ा ही एक्साइटिंग हैपनिंग टाइम चल रहा है। एग्जाम्स, रिजल्ट्स, एडमिशन्स की बातें तो अगली बार, उसके परे भी तो हमारी दुनिया है। बिल्कुल। फिलहाल मैं तो बिजी हूँ अपने ट्रैवल प्लान्स में, अपने बाइकर्स ग्रुप के साथ। कल रात लैपटॉप पर हिल स्टेशंस की खोज की तो पता चला कि कोडाईकनाल, ऊटी और इधर शिमला, मसूरी, नैनीताल के अलावा भी एक से बढ़कर एक बढ़िया जगहें हैं हमारे देश में। वो तो है, लेकिन मैं तो कहती हूँ हिल स्टेशन कोई भी हो, जरा हटके हो, यानी टूरिस्ट की भीड़ भाड़ वाली जगह से थोड़ा दूर, जहाँ कुछ नया सीखने समझने को मिले, चाहे साइंस हो या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स। दोस्तों, नवोदिता बातों ही बातों में इशारा करना चाह रही हैं कि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ एस्ट्रोनॉमी और इंटरनेशनल डे ऑफ डांस, और 30 अप्रैल को है इंटरनेशनल डे ऑफ जैज। बिल्कुल सही। जरा चेक करना कालिम्पोंग या शिलोंग में यूथ हॉस्टल के बारे में। हाँ, जगह ऐसी हो कि ट्रिप के दौरान कम से कम वहाँ एक किताब ही पढ़ ली जाए। जानते हो ना, इस बार विश्व पुस्तक दिवस की थीम है इंडिजिनस लैंग्वेजेस। बिल्कुल। मैं तो इन दिनों लद्दाखी सीख रहा हूँ ताकि बुद्धिस्ट लिटरेचर को बेहतर समझ सकूं। कितना कुछ है हमारे देश में सीखने सिखाने के लिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। साथियों, हमारे यहाँ भाषा की अपनी खूबियां हैं। मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाए, इसका प्रयास हो रहा है। आजादी के अमृतकाल में इस प्रयासों को हम सब ने मिलकर के बहुत गति देनी चाहिए। 30 अप्रैल को ही एक ऐतिहासिक घड़ी है, खासतौर से युवाओं की दुनिया में। ठीक सुबह 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 8-9 वर्षों के दौरान इस अनुपम संवाद श्रृंखला गाथा ने देश विदेश के युवाओं के जीवन और कार्य के अनगिनत पहलुओं को छुआ है। एजुकेशन, करियर, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स, एडवेंचर, यहाँ तक कि लेखन और कला संस्कृति के फील्ड्स में भी माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वचनों ने युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, उन्हें हौसला दिया है। आजादी के अमृत काल में उन्होंने विशेष रूप से हमारे स्वाधीनता संघर्ष में युवा बलिदानियों के अतुलनीय योगदान को रेखांकित करते हुए आज की युवा पीढ़ी को उस परम त्याग भावना से अवगत कराया। और प्रतिस्पर्धा की जगह अनुस्पर्धा का उनका दिया मंत्र आज भी न जाने कितने युवाओं को बैलेंस्ड सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इंस्पायर करता होगा। इसी उपलक्ष्य में विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक भव्य राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आमंत्रित गेस्ट में अनेक यूथ आइकन्स भी उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा, तो मन की बात ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, सकारात्मक बदलाव ला दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया, वो मुमकिन कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी, जिसका सपना नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन,
I am happy to be part of this momentous occasion in our history, where India is taking an epochal twist for the better, rise to a level which is its due. Attainment is scheduled in 2047. I commend to everyone that past episodes of Mann Ki Baat will help you improve your knowledge, will motivate you, will inspire you, and will expose Indian culture, history to us. ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, खास तौर से हम युवाओं की खातिर। सुनते रहिए नेशनल यूथ मैगजीन युवा भारती। पत्रिका की राह पर आज का पहला स्टेशन है सी लेवल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यूं कहें आसमां के कुछ और नजदीक। इस खुशनुमा मौसम में कुछ रूमानी हो जाए एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च स्कॉलर्स की दुनिया में झांक कर। क्यों नहीं, सुनते हैं उनके सपनों का आसमां कैसा होता है। इस समय हम मनोरा पीक स्थित एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस में हैं। यहाँ पर रिसर्च तो हो ही रहा है, साथ साथ कई यंग रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं। सर, मेरा नाम अमर आर्यन है और मैं यहाँ पे एक शोध छात्र के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अमर, ये बताओ एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ कैसे ध्यान गया भाई? शुरुआत कैसे हुई? जहाँ तक शुरुआत की बात है सर, तो इसमें मेरी रुचि है वो बचपन से ही थी। मैं शुरुआत से ही तारों और चंद्रमा और सूर्य के प्रति आकर्षित रहा था, शुरुआत से ही। तो धीरे धीरे इसी दिशा में मैंने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने विज्ञान से इंटर करा, यानी कि 12th करा मैंने। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MSc। तब तक क्या एस्ट्रो रेडार पर था या वो जनरल फिजिक्स की बात थी? नहीं सर, BSc तक तो हमें मतलब कि जनरल फिजिक्स ही पढ़ाई गई, लेकिन MSc में हमें ऑप्शन मिला कि चूज करें, हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स चूज करें। ये था सर। तो MSc में जो एक तरीके से आप कहें कि जो मेरा बचपन में सपना था, उसको मैं अब एक विषय के रूप में पढ़ रहा था। तो वहां से मेरी जो रुचि है वो इस विषय में और ज्यादा बढ़ती गई। और फिर आगे जाकर के मैंने कई सारे राष्ट्रीय स्तर के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको मैंने क्लियर किया और कई जगह पे इंटरव्यू हुए मेरे PhD के लिए। मैंने कई जगह पे क्वालिफाई करा। एस्ट्रोफिजिक्स के अलावा भी कई सब्जेक्टों में मेरा चयन हुआ, लेकिन मैंने उनको छोड़ा। मेरी जो रुचि है एस्ट्रोफिजिक्स में थी और फाइनली मैं यहाँ आकर के एस्ट्रोफिजिक्स ज्वाइन किया। और पार्टिकुलरली इस टाइम मैं सुपरनोवा के ऊपर रिसर्च करता हूँ। सुपरनोवा यानी कि तारों का अंतिम एक तरीके से अंतिम डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द स्टार्स। अंतिम शब्द सुनकर ब्रह्मांड को लेके थोड़ा सा हमें शक होता है, क्योंकि एक आम व्यक्ति की हैसियत से देखें तो हमें लगता है कि ब्रह्मांड अनंत है। तो इसका क्या रहस्य है? जहां तक ब्रह्मांड की शुरुआत की बात है सर, तो उसकी शुरुआत के लिए इनको कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। तो एक विच वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, कि जो भी चीजें आज हम देख पा रहे हैं इन सब की शुरुआत एक विस्फोट से हुई। और ये माना जाता है कि जैसे आप कहते हैं कि ब्रह्मांड जो अनंत है, तो अनंत इन द सेंस कि ये कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। तो इस दिशा के कारण हम कहते हैं कि ब्रह्मांड जो अनंत है, चूंकि ये हमेशा फैलता जा रहा है, ये तो इसके छोर के बारे में नहीं जानते हैं हम। तो जब इस सेक्टर में आ ही चुके हो, तो आगे चलकर एग्जैक्टली क्या करने का इरादा है? एग्जैक्टली अगर आप कहें तो जैसे हमारे भारत में क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप हमें पूछें तो पहला ऑप्शन तो ये होता है कि मैंने PhD करी है, अभी PhD कंप्लीट करूंगा विद इन 6 मंथ और सो। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि अपने रिसर्च करियर को और ज्यादा एक्सप्लोर करूं मैं, तो या तो भारत में या विदेश में जा करके इसी सब्जेक्ट को और ज्यादा बृहद रूप से स्टडी करूं मैं। जैसे हम कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। यस सर, यस। सुपर स्पेशलाइजेशन एक तरीके से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कहा जाता है। कि आपने PhD में आपने किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में अच्छा करा, उसको समझा, इसके बाद आप पोस्ट डॉक्टरल में जब आप जाएंगे तो आपके पास इंडिपेंडेंटली उस क्षेत्र को पढ़ने की या समझने का कार्य कर सकते। अमर, हर रिसर्च फील्ड की अपनी खास डिमांड होती है पर्सनल डिसिप्लिन को लेकर। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स के चैलेंजेस को देखते हुए
एक बडिंग रिसर्चर के पास वो कौन से गुण होने चाहिए इस क्षेत्र के विशिष्ट प्रेशर्स के दौरान अपने आप को सस्टेन करने के लिए? जैसे हम देखते हैं आप इस परिसर में रहते हैं, इतना शांत वातावरण है, ज्यादा लोग नहीं दिखते, निश्चित रूप से किसी और संस्था उसे तुलना की जाए तो ये अलग वातावरण है, बिल्कुल। उसमें अपने आप को संभालना भी है आपको। तो अगर आप गुणों की बात करें तो पहला गुण तो मैं ये कहूंगा कि चाहे आप खगोल शास्त्र में ही करें या किसी और विषय में पीएचडी करें, आप में धैर्य बहुत आवश्यक है। क्या बात। पीएचडी के लिए आपके पास ठीक ठाक धैर्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप पार्टिकुलरली जब खगोल शास्त्र की बात कर रहे हैं तो खगोल शास्त्र के जो अधिकतर इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट प्लस ऑब्जर्वेटरीज जहां पे टेलीस्कोप्स वगैरह होते हैं, वो काफी रिमोट लोकेशन पे होते हैं। तो आपको थोड़ा ये भी आदत होनी चाहिए कि शहरी क्षेत्र से हम थोड़ा शांत माहौल में भी रहना हमें आता हो। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी चीज है खगोल शास्त्र में पीएचडी करने के लिए। उसके बाद फिर बात आती है कि खगोल शास्त्र थोड़ा, जैसे मैंने कहा, धीरज की बात पहले ही कर दी, तो ये शुरुआत में ही आप मतलब कि खगोल शास्त्र का नाम ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें धीरज चाहिए ही होगा, क्योंकि इसमें जब हम स्टडी करते हैं तो कई सारी चीजें होती है, जो कुछ घटनाएं जो तुरंत होती हैं, कुछ घटनाएं जो आपके 5 साल के करियर में ही नहीं हो पाई। तो अगर आपने ऐसा कोई विषय उठा लिया जो आपके 5 साल के करियर में नहीं हुआ, तो उसमें फिर आपको अपना बैकअप वगैरह रखना पड़ता है कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा। एक उदाहरण देते हुए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगा है देवस्थल में। आप उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि कुछ विद्यार्थी आए कि वो जब टेलीस्कोप चलेगा या टेलीस्कोप के डेवलपमेंट में हम लोग कुछ काम करेंगे, और जब टेलीस्कोप चलेगा तो उसके डेटा को हम यूटिलाइज करेंगे। लेकिन कोविड वगैरह के कारण कई चीजें डिले हो गई, तो अब तो वो छात्र के पास तो 5 वर्ष का ही समय है। तो उसने क्या किया कि उसके बैकअप में भी कई चीजें करी। तो इस तरीके का बैकअप हमें रखना पड़ता है कि ऐसे आप डिपेंडेंसी नहीं रख सकते कि यही चीज होगी तभी हम मतलब कि हमारी पीएचडी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यही सारी चीजें हैं कि आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास चीजों का बैकअप होना चाहिए, शहरी माहौल या भीड़ भाड़ से थोड़ा शांत रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी है। अमर, बहुत से युवा तुम्हें इस समय आकाशवाणी की यूट्यूब लिंक के माध्यम से सुन रहे हैं, उन्हें चलते चलते 2 बातें बताओ। ए, इस एस्ट्रो रिसर्च लाइफ का तुम्हारा सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, और बी, उन लोगों को यानी हमारे श्रोताओं को इस दिशा में कुछ करने के लिए, मतलब शौक से या करियर के रूप में प्रेरित करने के लिए कुछ टिप्स। पीएचडी छात्र के लिए उसका पहला पब्लिकेशन काफी स्पेशल होता है, तो दैट वाज द वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में मेरा पब्लिश हुआ था। तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, और ये हमारे दिमाग को वृहद करता है एक तरीके से। जब आप तारे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड की बात करेंगे तो आप अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को भूल जाएंगे। सो टू द यंग रिसर्चर, कम एंड डू जॉइन एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज इट विल ब्लो योर माइंड, यू विल लव दिस सब्जेक्ट, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में खगोल शास्त्र में शोध कर रहे छात्र अमर आर्यन को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इंतहा हो गई इंतजार की। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ डांस और इंटरनेशनल जैज डे को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखना हो तो बॉलीवुड की पुरानी फिल्में बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। कई मशहूर सॉन्ग्स के ऑर्केस्ट्रेशन में जैज विधा की खूबसूरत झलक मिलती है। और डांस के मामले में तो क्या कहना, शास्त्रीय और वेस्टर्न नृत्य से जुड़े बड़े बड़े टैलेंटेड नाम जहन में आते हैं, चाहे कोरियोग्राफर्स हों या डांसर्स। और बॉलीवुड ही नहीं, देश की अन्य भाषाओं के सिनेमा में भी। सिनेमा विधा ही ऐसी है। एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इसमें अनलिमिटेड स्कोप होता है, चाहे कैमरा हो, स्टोरी हो, स्पेशल इफेक्ट्स हो या एक्टिंग। पिछले दिनों पत्रिका की मुलाकात ऐसे ही एक यंग टैलेंट से हुई, जिन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। रुपहली राहु में मास्टर अनीश गोसावी आपके लिए।
मैं करंटली 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैंने जब मूवी में एक्टिंग किया था तो मैं क्लास 8 में था. आई वॉज अराउंड 13-14 ईयर्स ओल्ड. आई हैव गॉट द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड फॉर द मराठी फिल्म टक टक. ये फिल्म एक 12-13 साल के बच्चे के बारे में है जो स्कूल में फंस जाता है. वो लास्ट बेंच पे सो रहा होता है और बाहर से लॉक लगा के चले जाते हैं और स्कूल को अगले 3 दिन के लिए छुट्टी रहती है. सो हिज स्ट्रगल्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द क्लासरूम. उसके पास खाने के लिए खाना नहीं रहता, पानी भी नहीं था और वो क्लासरूम में अकेला था. इसलिए ऑल हिज स्ट्रगल्स आर टोल्ड इन द फिल्म. बचपन से एक्टिंग का नहीं, लेकिन बचपन में सिंगिंग और हारमोनियम का बहुत शौक था. मैं हारमोनियम बजाता हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत बजाता हूँ, लेकिन स्टडीज़ के अलावा भी मुझे बहुत कुछ करने का शौक पहले से था. इससे पहले आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ड्रामा और एनी फिल्म. सो पहले शूट के 3-4 दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच बिग कैमराज एंड लाइटिंग्स. पहले 2-3 दिन मेरे लिए बहुत टफ थे, लेकिन मेरे जो फिल्म के डायरेक्टर है विशाल सर, ही रियली सपोर्टेड मी एंड ही गॉट मी आउट ऑफ दिस. एंड बाकी का शूट इतना ईजिली हुआ था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टोरी का, क्योंकि टक टक लाइक इट्स नॉकिंग ऑन द डोर. जब बच्चा बाहर निकलना चाहता है तो जो कंपास रहता है स्क्रू, तो वो जब उस स्क्रू से दरवाजे को तोड़ने का कोशिश करता है, द साउंड दैट मेक्स टक टक टक, दैट द टाइटल इज बेस्ड ऑन दैट. बहुत सारे रिलेटिव्स और बहुत सब लोग पूछ रहे हैं कि आगे इस फील्ड में क्या करना है. ऐसे मैंने एग्जैक्टली नहीं सोचा अभी. आई डोंट इवन हैव एनी ऑफर्स राइट नाउ, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ मुझे ऑफर मिलते तो आई विल डेफिनेटली अप्रोच. फिल्म में भी बहुत सारे आपको जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज रहता है, इसलिए फिल्म लाइन इज अ वेरी ग्रेट इंडस्ट्री. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित युवा प्रतिभा अनीश गोसावी को आपने सुना. प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश. सा रे गा पा धा सा धा. संगीत के क्षेत्र में भी देश के कई युवा आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट ने जहां एक ओर कामों को सुविधाजनक बनाया है, वहीं दूसरी ओर कंपटीशन का स्तर भी बढ़ा दिया. हमारा माइक्रोफोन मिलने जा रहा है ऐसे ही एक युवा साथी से. हेलो, मेरा नाम एडविन है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ. आई लाइक टू सिंग एंड आई लाइक टू क्रिएट म्यूज़िक. और मैंने कुछ 7-8 साल पहले म्यूज़िक सीखना शुरू किया. जो शुरुआत हुई गिटार सीखने से एक्चुअली, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ सिंग. So I was like directed towards singing then. मेरा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से हमारे इंडियन म्यूज़िक की तरफ था, तो मुझे वो सीखने की एक क्यूरियोसिटी थी. तो मैंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक सीखना शुरू किया और मैंने जब स्टार्ट किया तो कुछ 7-8 महीने सीखा. उसके बाद मैं नहीं सीख पाया कुछ. फिर आई मूव्ड इनटू मोर टेक्निकल स्टफ. आई वेंट टू चेन्नई. वहाँ पे ए.आर. रहमान सर का म्यूज़िक स्कूल है. वहाँ से मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग करी, जहाँ पे मैंने सब टेक्निकलिटीज़ सीखी म्यूज़िक की, जो भी स्टूडियो में काम होता है, सॉफ्टवेयर्स में कैसे म्यूज़िक बनाया जाता है. और जो भी वहाँ मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स थे उनसे मैंने सीखा कि म्यूज़िक बनाया कैसे जाता है. मतलब हर म्यूजिशियन की एक अलग क्वालिटी होती है, हम कैसे सबको मिलाकर कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं. एडविन, ये बताओ, तुम गाते तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में मैंने देखा है कि तानपुरे के अलावा अकूस्टिक गिटार भी होता है. ये कैसा कॉम्बिनेशन है? म्यूज़िक के जो 2 बेसिक पहलू हैं वो हैं नोट्स, लाइक सुर जो हिंदुस्तानी में होता है, और होता है ताल. तो सुर तो हर जगह सेम ही होता है, चाहे वो कोई वेस्ट में गा रहा हो, चाहे वो कोई इंडिया में गा रहा हो, बस उसे गाने का तरीका अलग होता है. तो हम हिंदुस्तानी लोग कुछ अलग तरीके से सुर को गाते हैं और वेस्ट वाले कुछ अलग तरीके से, पर दोनों मिल भी सकते हैं क्योंकि है तो सुर ही. और उनकी ताल भी अलग हो सकती है, हमारी ताल भी अलग हो सकती है, पर साथ में मिलकर कुछ नया बन जाता है. तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. जैसे आपने कहा कि आपने गिटार हाथ में ले रखा है पर आप हिंदुस्तानी गाते हैं, वो एक्चुअली उसे एक अलग कलर देता है. जब 2 कल्चर्स मिलते हैं कुछ नया अच्छा बनता है. आई थिंक कुछ गाना गाने का मन कर रहा है? हाँ, मैं बिल्कुल आपको एक हिंदुस्तानी क्लासिकल बंदिश सुना सकता हूँ जो कि राग भोपाली बेस्ड है.
सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा गा रे पा गा रे सा धा सा सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा इतनो जोवन पर मान ना करिए इतनो जोवन पर मान ना करिए डरिए प्रभु सो आज हाली इतनो यौवन पर मान न करिए। क्या बात है एडविन। अब चलते चलते अब तुम्हारे यंग फ्रेंड्स भी सुन रहे तुम्हारे इस प्रोग्राम को। देखो, बड़ा कठिन समय होता है युवावस्था का, और कला तक तो ठीक है, लेकिन आगे रोजी रोटी की भी बात आती है। उस म्यूजिक को जो आप क्रिएट करते हैं उसको आपको फैलाना भी है, मार्केट तक भी लाना है। तो आजकल क्या सिनारियो चल रहा है तुम लोगों की लाइफ में? तो एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग टाइम चल रहा है इंडिया में म्यूजिक को लेकर, स्पेशली कमर्शियल म्यूजिक को लेकर, जो कि मेनली पहले रेस्ट्रिक्टेड था बॉलीवुड से। आजकल हर कोई म्यूजिशियन अपना गाना बनाकर रिलीज कर सकता है अपने घर बैठे बैठे। सो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। वो अपने घर पे म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकता है, इक्विपमेंट्स लेके, बेसिक इक्विपमेंट्स लेके गाना तैयार कर सकता है, उसे रिलीज कर सकता है जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं जी। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी मिलने लगे। हाँ, सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं आसानी से, सब इंटरनेट के जरिए। सो बहुत आसान हो गया है म्यूजिक बनाना उसके लिए। लेकिन फिर अगर हर कोई अगर ऐसा करने लग जाए तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर क्या करेगा कोई? जी, मेरे ख्याल से जो एक किसी भी इंसान का मेन फोकस रहना चाहिए कि वो अपने जो भी काम कर रहा है उस पर बेस्ट हो, राइट? सो आई थिंक इफ ही इज एक्सट्रीमली गुड एट व्हाट ही इज डूइंग, लाइक सक्सेस इज इनएविटेबल, राइट? म्यूजिशियन का आई थिंक अपनी आर्ट में ही रहने के अलावा ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा बाहर निकले, दुनिया देखे, दुनिया ऑब्जर्व करे, नए लोगों से मिले, नए लोगों से कुछ सीखें, फिर उसके बारे में भी लोग जाने कि भाई ये तो कुछ अच्छा कर रहा है, उसके थ्रू उसे कुछ काम मिल सकता है। बेसिकली आजकल जैसे आपको पता है प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, है ना? तो मान लीजिए किसी भी आज यंग म्यूजिशियन ने एक अपना गाना बनाया तो वो उसे रिलीज करता है स्पॉटिफाई पे। फिर वो बेसिकली हर म्यूजिशियन ट्राई कर रहा है कि वो अपनी एक कम्युनिटी बना सके। तो अपने फॉलोवर्स, हर म्यूजिशियन के स्टार्टिंग में जितने भी उसके दोस्त हैं, मान लो 100-200, वो उसके फॉलोवर्स होते हैं, वो उसकी ऑडियंस होती है इनिशियली। फिर वो अपना कंटेंट धीरे धीरे दिखाना शुरू करता है डिजिटली लोगों को, तो उसकी पहुंच बढ़ती है, उसका दायरा बढ़ता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे करके उसकी रीच बढ़ती जाती है। तो वो अपना कंटेंट, अपना जो भी आर्ट है वहां पे शेयर करता है। ओके एडविन, बड़ा अच्छा तो लगा तुमसे बातें करते हुए। अपने और जो यंग फ्रेंड्स हैं, और छोटे, तुमसे 10 साल छोटे, जो म्यूजिक में अभी मतलब पैर ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे 2 बातें कहो। अगर आप म्यूजिक करना चाहते हैं तो इसलिए करिए क्योंकि आप यू लव म्यूजिक, और किसी पर्पस के लिए नहीं, उसे लव करते हैं तो आप उसको इतना टाइम देंगे, आप उसमें बेस्ट बन सकेंगे। एवरीथिंग फॉलोज देन, आई थिंक सक्सेस, मनी, वो सब आ जाएगा, यू विल फाइंड वेज। But initial thought should be like you should be in love with music, then you will be able to give like 100%. Yeah. Edwin, thank you very much. Thank you, Manoj. Thank you. संगीत तेरे कितने रंग, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लौटते हैं एक बार फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि आप में से कई दोस्तों के लिए ये बात यूजफुल साबित हो सकती है। CSIR ने इन्हीं दिनों 1 वीक 1 लैब अभियान के तहत देश भर में फैले अपने 37 रिसर्च संस्थाओं की लैब्स 1 सप्ताह के लिए आम जनता और छात्रों के लिए खोल दिए हैं, ताकि वहां किया जा रहा रिसर्च वो नजदीक से देख सकें। इसी सिलसिले में नई दिल्ली स्थित नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में युवा पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिससे उभरते यंग स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। मैं हूं CA राजकीय अग्रवाल। इस स्टार्टअप महाकुंभ में आने का मेन उद्देश्य ये था कि हम और भी जितनी स्टार्टअप्स हैं उनसे मिल पाए,
और गवर्नमेंट किन किन सेगमेंट्स में क्या क्या कर रही है इसका भी हमें पता चले। हमें हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सपोर्ट मिला नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के रूप में, उसके बाद शायद गवर्नमेंट की जितने भी इनिशिएटिव होते हैं उनके बारे में जानना अब हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो हमारी कंपनी स्टडी एट होम को मिला, स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी के लिए मिला। हम भारत की युवाओं को स्किलफुल बना रहे हैं। वो फाइनेंशियल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ड्रेसिंग एथिकेट है, डाइनिंग एथिकेट है, लगभग हर वो चीज है। 35-40 कोर्सेज हैं जिससे बच्चा तुरंत ही कमाने योग्य हो सकता है। मैं हूं तृप्ति वर्मा। हमारा स्टडी एट होम लर्निंग ऐप है जहां पे कोई भी बच्चा आकर के उसको ऐप को डाउनलोड करके पढ़ सकता है। हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, खास करके स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी और जितने भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्किल्स। और सबसे खास बात ये है कि वो कोई टीचर ही पढ़ाता है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई एआई, कोई मशीन नहीं पढ़ाती है। जैसा आप बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आपको वैसा ही फील होगा, आपको लगेगा कि क्लासरूम लर्निंग ही आपको मिल रही है। हाँ, ये बताइए कि ये बैठे बैठे एक दिन आइडिया कैसे आया? मैंने हिंदुस्तान की एक बहुत कठिन मानी जाने वाली पढ़ाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, वो क्वालिफाई की, लेकिन सिंस मेरा एकेडमिक्स अच्छा था तो मैंने शुरू से ही एजुकेशन मतलब टीचिंग को ही अपना करियर ऑप्ट किया। स्टार्टिंग फेज में मैंने फाइनेंस पढ़ाया और लगभग हिंदुस्तान के सभी कोनों में पढ़ाया है, लेकिन ग्रेजुअली मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब हम लोगों को अप्रोच करके पढ़ाते हैं तो एजुकेशन महंगी हो जाती है। कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाना चाहिए जिससे एजुकेशन एक जगह तैयार हो और वो मासेस तक पहुंचे, तो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी आएगी और लोग उससे जुड़ पाएंगे। तो जब मैं स्टूडेंट्स के बीच था और ये महसूस कर पाता था कि एजुकेशन पहुंचा तो रहे हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, सबको नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो जब इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया तो वहीं शुरुआत हो जाती है स्टडी एट होम की। इक्कीस अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इस वर्ष की थीम है स्टेप आउट एंड इनोवेट। इसी क्रम में ऐसे ही याद आ गई झज्जर हरियाणा के छात्र कार्तिकेय जाखड़ की, जिन्होंने पिछले साल 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए 3 लर्निंग एप्स डेवलप करके रिकॉर्ड कायम किया। अगले सप्ताह वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। लोगों को फिटनेस और हेल्थ के प्रति जागरूक करना इसके कुछ उद्देश्य हैं। और हाँ, किसी भी रेस में आगे रहने का फाइटर वाला स्पिरिट भी तो कोई चीज है। लेकिन अपूर्व, उसके बाद ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक भी तो है। तुम्हारे बाइकर्स ग्रुप से कहना चाहूंगी कि रैश ड्राइविंग, रेसिंग और स्टंट्स बिल्कुल नहीं। नो मीन्स नो। पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स में यंग जनरेशन हाई रिस्क ग्रुप में आती है। अच्छा नवोदिता, अब कुछ अच्छी बातें करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। बिल्कुल। हाल ही में हेडलाइंस में मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता और मिस टीन सेजल पाटिल के नाम देखे। अच्छा लगता है जब ये टैलेंटेड युवा वर्ल्ड लेवल पर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। समय का ये पड़ाव हमें याद दिलाता है देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जाबाज युवा क्रांतिकारी सुखदेव थापर की। शहीद भगत सिंह और शहीद शिवराम राजगुरु के साथ शहीद सुखदेव के योगदान को भी हम हमेशा याद करते रहेंगे। 15 मई को उनकी जयंती है। उनकी स्मृति को विनम्र नमन। नवोदिता मिश्रा और अपूर्व झा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। बाय। युवाओं के सरोकारों का दर्पण नए विचारों का, दर्पण नए विचारों का, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती।